Hello everyone, I'm Aditi and here we are on English Winglish with another GATE सेशन, अनदर प्रैक्टिस सेशन। आप में से किसी ने पिछले सेशन में बोला था कि मल्टीपल करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस हमें ज़्यादा चाहिए, तो आज मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। अ गुड सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो यस, जॉइन मी फॉर ऑल दिस प्रैक्टिस एंड अपना स्कोर आप ज़रूर मेंटेन करके रखिए। स्कोर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में हमेशा बता सकते हैं, या इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है वो भी आप मुझे बता सकते हो। प्रीमियम में भी आप एंटर कर सकते हैं। क्लासेस are already running. I've already started my sessions. I've already begun with my sessions and so far so good. I've reached towards the age of Shakespeare. If you want to join, you can definitely do it. So अभी इस वक्त पर कोड चल रहा है and Happy Republic Day. कोड RD15 आप यूज कर सकते हैं। Here we go with the question number 1. ध्यान रखना है कि हमेशा क्वेश्चंस में कुछ ऐसा पूछा होगा, वर्क्स बताइए या मोर देन वन चीजें बताइए। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, फिर उस अकॉर्डिंग आंसर करो। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन बी क्लासिफाइड एज लैड लिट। ये क्या होता है, अगर आपको पता है तो ही आप आंसर कर पाएंगे। सो व्हाट डू वी मीन व्हेन someone tells us about something related to lad literature? A kind of a literature which focuses on urban masculinity, a kind of literature which focuses on male subjectivity. तो ये दो keywords हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जो male subjectivity, popular culture, urban masculinity जैसे themes पर focus करता है। एंड कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे हैं, जिसमें आप निक हॉर्नबे का वर्क देखते हैं, फीवर पिच या अबाउट अ बॉय, ही इज फेमसली नोन फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ लैड लिटरेचर। ही इज वर्कड अ लॉट। जबकि जो जॉन किंग का फुटबॉल फैक्ट्री है वो थोड़ा वर्किंग क्लास रियलिज्म की तरफ जाता है। एंड आई थिंक जेन ऑस्टन का एमा हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो इधर बन जाएगा निक हॉर्नबाई के ये दो वर्क्स, फीवर पिच एंड अबाउट अ बॉय। ये दो वर्क्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। रही बात जॉन किंग के फुटबॉल फैक्ट्री की, ये वर्क भी लैड लिट में क्लासिफाई किया जाता है, बट एक प्रीवियस क्वेश्चन आपका बना था जहां पर ये जॉन किंग के वर्क को नहीं इंक्लूड कर रहे थे, बट इस ऑप्शन में हम इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस वर्क ऑल्सो is related to the idea of popular culture and urban masculinity, but nonetheless it is also related to working class realism and hooligan subculture. तो वहां से ये explanation आप add on कर सकते हैं। Moving on, Who among the following may be classified as Orientalist? ये आपको बताना है कि आप यहाँ पर Orientalist किसको क्लासिफाई कर रहे हैं। सर विलियम जॉन्स, नेथेनियल, चार्ल्स ग्रांट एंड जॉन गिलक्राइस्ट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स जब ऐसे पूछ ले हु अमंग द फॉलोइंग, तो आप समझ सकते हो कि हमारा MSQ ही है, एक से ज्यादा ऑप्शंस आएंगे। आपके A, B और D यहाँ सही है। सिर्फ आपको जो एलिमिनेट करना था वो चार्ल्स ग्रांट को करना था। एंड इनमें से भी हम यहाँ चार्ल्स ग्रांट के बारे में पढ़ते हैं, ही वॉज एन इवेंजेलिकल रिफॉर्मर। मूविंग ऑन, विच नैरेटिव यूज फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स? तो ऐसा कौन सा नैरेटिव है जो एम्प्लॉय कर रहा है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स को एक्सटेंसिवली? तो हमारे पास ऑप्शंस में है एमा, मिडलमार्च, मिसेस डैलोवे एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस। अगर आपको ध्यान हो, हार्ट ऑफ डार्कनेस एक नॉवेला है और हार्ट ऑफ डार्कनेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है, जबकि फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स की जब आप बात करते हैं तो वो एक तरीके का नैरेशन है जो वो ब्लेंड करता है, विच इज फेमसली नोन एज थर्ड पर्सन नैरेशन विद द कैरेक्टर कॉन्शियसनेस। तो अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो जो हमारे फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं वो हमारा सही होगा। फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स ब्लेंड करता है आपका थर्ड पर्सन नैरेशन विद कैरेक्टर कॉन्शियसनेस। एलिमिनेट हम जिसको यहाँ पर कर रहे हैं वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस, कॉनरैड का वर्क। बट जबकि ऑस्टन एलियट, जॉर्ज एलियट एंड वर्जीनिया वुल्फ आर फेमसली नोन फॉर यूजिंग दिस फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, थर्ड पर्सन नैरेशन ब्लेंड। ये आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ हाई मॉडर्निज्म? आपको सिर्फ ये देखना है कि मॉडर्निज्म किस चीज पर बात करता है। ऑप्शंस में हमारे पास है मिथिक मेथड,
एपिस्टेमोलॉजिकल अनसर्टेनिटी, लीनियर रियलिज्म और फ्रेगमेंटेड टेम्पोरलिटी. Now when we talk about modernism, we talk about fragmentation, we don't talk about a linear structure, है ना. हम linear structure की कभी बात नहीं करते हैं, जबकि modernism ने काफ़ी experimentation इधर किया है, and उस experimentation में अगर वो कुछ reject कर रहे हैं तो वो आपका linearity है, linear realism है. So I think option C हम eliminate कर सकते हैं, बाकी options मेरे सही इधर हो जाएंगे. उसके बाद है which are essential टू एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी. इनमें से कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी के लिए, वो आपको बताना है. एंड हमार्शिया, कैथारसिस, पोएटिक जस्टिस और एनाग्नोरिसिस, ये वो टर्म्स हैं जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस इन सबको पढ़ते हैं, वहाँ आप ये टर्म पढ़ते हैं. इसी के साथ साथ एक होमवर्क क्वेश्चन जो कि आप नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देकर जा रही हूँ. हु कॉइन्ड दिस टर्म कॉल्ड पोएटिक जस्टिस? ये आप मुझे बता सकते हो. पोएटिक जस्टिस किसने कॉइन किया है या कहाँ पर कॉइन किया है? ये आपके थॉमस राइमर हैं, तो इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ने जिन एलिमेंट्स के ऊपर बात करी थी वो आपका हमार्शिया, कैथारसिस और एनाग्नोरिसिस यहाँ पर रहा है. मूविंग ऑन, हु रिजेक्टेड कॉलोनियल लैंग्वेज एज अ पॉलिटिकल एक्ट? किसने कॉलोनियल लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था? तो हमारे पास यहाँ पर एक इंसान है जिन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखना शुरू किया था एज एन एक्ट ऑफ एपिस्टेमिक डीकोलोनाइजेशन. There's this one person who started writing in Gikuyu. तो नुगुगी वा थियोंगो ने कॉलोनियल लैंग्वेज को रिजेक्ट किया एज अ साइन ऑफ पॉलिटिकल एक्ट, एज एन एक्ट ऑफ एपिस्टेमिक डीकोलोनाइजेशन, एंड स्टार्टेड यूजिंग और वॉज इन फेवर ऑफ गिकोयू. सो थियोंगो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा. Which theories foreground the reader? Very good question. रीडर को कौन foreground करता है? जहाँ पर आप देखते हैं रीडर को कौन प्रेफर करता है. सो रीडर रिस्पॉन्स, न्यू क्रिटिसिज्म, रिसेप्शन थियरी एंड स्ट्रक्चरलिज्म. देखो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आप देखते हो ना, वो टेक्स्ट को प्रिविलेज ज़्यादा देते हैं. सेम विद योर न्यू क्रिटिसिज्म. तो हमारा जो रीडर रिस्पॉन्स है उसके नाम में ही रीडर है, और रिसेप्शन थियरी भी वही है. तो ए और सी मेरा सही ऑप्शन इधर बन जाएगा. Moving on, which concept belongs to French feminism? UGC नेट में भी यहाँ से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं. तो हमारे पास है एक्रिट्यूर फेमिनिन, गाइनोक्रिटिसिज्म, फैलोसेंट्रिज्म एंड सेक्सुअल डिफरेंस. आपके लिए चाहे ये सारे टर्म्स नहीं हो, बट हमें एक टर्म के बारे में पता है विच इज़ गाइनोक्रिटिसिज्म. एंड अगर आपको याद हो तो गाइनोक्रिटिसिज्म जो है वो आपके इलेन शॉल्टर से एसोसिएटेड है, एंड शॉल्टर इज एन एंग्लो अमेरिकन फेमिनिस्ट. सो हमसे फ्रेंच फेमिनिज्म पूछा है, तो गाइनो में एलिमिनेट कर सकती हूँ. बाकी के जो सही आंसर्स हैं वो मेरे ए, सी और डी बन जाएंगे. उसके बाद name a novel which disrupt linear time. I think it is very easy to figure this question out कि as a narrative principle कौन सी ऐसी novels हैं जो chronological time को disrupt कर रही हैं, जो linear time को disrupt कर रही हैं. इनमें से आप ऐसे works ढूंढिए जो आपका linear temporality चैलेंज कर रहे हैं. बहुत अलग अलग तरीके से ये किया जाता है, जैसे कि मेमोरी, या फिर वो डाइग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं. डाइग्रेशन किसी का हॉबी हॉर्स भी है इधर, नंदलेस योर तिस्तम शांडी, लॉरेंस टर्न, और यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन के थ्रू भी ये सब किया जाता है, जिसके बारे में आप पोस्ट मॉडर्न में भी पढ़ते हैं. सो मैं बोल सकती हूँ कि 1, 2 and 3 ए, बी और सी मेरी ऐसे वर्क्स हैं जो लीनियर टाइम को डिसरप्ट कर रहे हैं. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में ये सब आपको नहीं देखने को मिलता. उसके बाद which of them aligns with post structuralism? ऐसी कौन कौन सी इनमें से ये टर्म्स, एलिमेंट्स और स्टेटमेंट्स हैं जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यूज ऑफ लैंग्वेज से अलाइन कर रही हैं? फिक्स्ड मीनिंग, एंडलेस डेफरल, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स रियलिटी और ऑथोरियल इंटेंशन. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या बोलता है? जहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं ना. हमने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ा जहाँ पर हम फर्डिनांड सोस्योर और बहुत सारी चीज़ों लोगों की बात कर रहे हैं. फिर हम आते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर, जहाँ पर आप देखते हैं जो
फिक्सिटीज हैं, जो चीज़ें बोली जा रही हैं, ये इसका ये मतलब है, वो मतलब है, उन सबको यहाँ चैलेंज किया जाता है। सो बेसिकली जो भी आपका फिक्स्ड मीनिंग है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। तो कोई भी अथॉरियल कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, मीनिंग जो है वो भी आपका मॉडिफाई होता रहता है। एंडलेस चेन ऑफ सिग्निफायर्स की हम बात कर रहे हैं, तो फिक्स्ड मीनिंग यहाँ पर नहीं है, अथॉरियल इंटेंशन भी आपका यहाँ पर नहीं है, एंडलेस डेफरल और लैंग्वेज कीप्स ऑन कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी। सो बी और डी आ सकता है, क्योंकि मुझसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पूछा है तो ये। अब ये क्वेश्चंस ट्रिकी हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको लगता है लिटरेरी थियरी आपका इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने पूरा कंटेंट लिटरेरी थियरी का आपको दिया है जेआरएफ प्लेटफॉर्म पर। इस बार जो एग्जाम था यूजीसी नेट का, वहां मैंने मैराथन्स करी थी, कंटेंट रिच मैराथन्स। आप उसको एक बार ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, मे बी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेटाफिजिकल पोएट्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बताइए मेटाफिजिकल कौन कौन है, कैवेलियर्स कौन कौन है। यहाँ आपको बताना है कि कौन ऐसे वो पोएट्स हैं जो आपके मेटाफिजिकल हैं। तो फटाफट से फिगर आउट करो, एंड वी आर डन विद 10 क्वेश्चंस। एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग लग रहे हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब ये जो हमारे MSQs होते हैं, बट यू विल बी ग्रेट एट इट। इसको सॉल्व करिए। हु अमंग द फॉलोइंग आर मेटाफिजिकल पोएट्स। चलिए जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, रॉबर्ट हेरिक। डिफरेंस पता होना चाहिए जो आपका मेटाफिजिकल है और जो आपका कैवेलियर है। यहाँ पर मेटाफिजिकल की अगर मैं बात करूंगी तो आपका डन, हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वेल सही आंसर बनेगा। एंड इनके वर्क्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी कर लेना एक बार। इनमें से कौन कौन सा वर्क WB ईट्स का है, तो ऐसे क्वेश्चंस में अगेन ये भी आपका MSQ ही बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टलैंड जो है वो हमारा TS एलियट का है, और बाकी हमें फिगर आउट करने WB ईट्स के हैं क्या, तो बिल्कुल सेकंड कमिंग इनका फेमस वर्क है, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लेडा एंड द स्वैन, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। उसके बाद Who among the following were associated with suffragette movement? ये again another important question related to movement। यहाँ से आपको फिर से एलिमिनेशन खेलना है। सो यहाँ जो आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं वो एक सोशल रिफॉर्मर है, नॉट अ सफरेजेट। बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। Who among the following novels have an intrusive narrator? Now, what do you mean when somebody says to you that this novel is a kind of the format which is an intrusive narrator? Which novels have an intrusive narrator? What is an intrusive narrator? जैसे हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए ना, फ्री इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस भी किए, थर्ड पर्सन नरेशन का भी एक क्वेश्चन किया। इंट्रूसिव क्या होता है? समवन हु इज एन ओमनिसिएंट नैरेटर और अ स्टोरी टेलर, और वो बीच बीच में अपने पर्सनल कमेंट्स भी दे रहे हैं, जहां पर आपको कमेंट्रीज भी देखने को मिलती हैं। और उस कमेंट्रीज के थ्रू क्या होता है, जो आपकी फोर्थ वॉल है उसको ब्रेक करने की कोशिश करी जाती है, टू फॉर्म अ डायरेक्ट इंटरेक्शन और डायरेक्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि वो डायरेक्ट इंसाइट्स मिल सके कैरेक्टर्स एंड थीम्स को। वो इंट्रूसिव नैरेटर हैं। तो कौन कौन सी नॉवेल्स में आपको ये देखने मिलता है, हमारी ये सारी नॉवेल्स में ही है एक्सेप्ट हेमिंग्वे का किलर्स, सो टॉम जॉन्स, वॉर एंड पीस और मिडल मार्च। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड। बट बिफोर आई मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, इसमें हमारा एक और वर्क आप ऐड कर सकते हो। टॉम जॉन्स हो गया, वॉर एंड पीस हो गया, मिडल मार्च हो गया, इवन जो विलियम मैकपीस ठाकरे का वैनिटी फेयर है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नैरेटर वहां पर एक जो पपेट बूथ में एक शोमैन की तरह एक्ट करते हैं, तो उसमें भी वो कैरेक्टर्स की वैनिटी के ऊपर डायरेक्टली कमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली मिडल मार्च में भी आप देखोगे सोसाइटी एंड कैरेक्टर मोटिवेशंस के ऊपर डायरेक्ट कमेंटरीज करी जा रही हैं। वॉर एंड पीस में भी अलग अलग डाइग्रेशंस चल रहे हैं। इसके अलावा आपका एक और वर्क है, एंड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड वेरी फेमस वर्क इन लिटरेचर, समबडी हुज एन एविड रीडर और समबडी हु जस्ट रीड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो ये सब वर्क्स पढ़ते हैं। दिस फेमस वर्क कॉल्ड द थीफ बाय मार्कस, एंड आई एम वेरी श्योर आपने ये वर्क पढ़ा होगा, जहां पर एक नैरेटर है डेथ, एंड this narrator intrudes to all these commentaries in the story। तो ये कुछ फेमस वर्क्स हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन।
इनमें से कौन कौन से टेक्स्ट हैं जो विक्टोरियन पीरियड से एसोसिएटेड हैं, एंड ये आप देख सकते हो अगर आपने टाइमलाइन में पढ़ा है तो विक्टोरियन पीरियड में हमने कौन कौन से वर्क्स पढ़े हैं, जैसे कि हम टेनिसन इन मेमोरियम पढ़ रहे हैं। हमारा जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है वो मॉडर्निस्ट पीरियड में आता है। हमारा जो ये मिडल मार्च है, डिकन्स हार्ड टाइम्स को हम विक्टोरियन पीरियड में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर सफरिंग्स और रियल साइड शोकेस करी जा रही है। तो ये सारे वर्क्स जो हैं वो आपके विक्टोरियन पीरियड के हैं। उसके बाद है मॉडर्निज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारा फ्रैगमेंटेशन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और हमारा यहाँ पर अलीनेशन है ना, अलीनेशन की थीम भी यहाँ पर एक्सप्लोर करी गई है। एंड मॉडर्निज्म में आप ऐसे सर्वाइवर्स भी देखते हैं हु आर PTSD सर्वाइवर्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जैसे कि आपको वुल्फ के वर्क्स में ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, या आपको रामसे फैमिली में भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं वेयर अ लॉट ऑफ थीम ऑफ एलिनेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड। जो मॉरल डायडैक्टिसिज्म है वो मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद ये ट्रेजेडीज आपको बतानी है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शेक्सपियर के वर्क्स में से क्वेश्चन आता है, बट यहाँ लेबलिंग दे दिया कि बताइए कौन सी कॉमेडीज हैं, कौन सी ट्रेजेडीज हैं, कौन से रोमांसेस हैं। यहाँ आपको फिगर आउट करना है। तो देखो ट्रेजेडीज अगर आपको पता हो तो ये हमारी फेमस हैं, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। यहाँ टेम्पेस्ट आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद है इनमें से बताओ कौन सी ऑथर्स एसोसिएटेड हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से। एंड आई थिंक हम जब पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स की बात भी करते हैं तो बहुत रेपिटेटिवली हम बोलते हैं फ्रांस फेनन, आशपे, थियोंगो, VS नायपॉल, नॉट थॉमस हार्डी, बिकॉज थॉमस हार्डी आपके एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं। उसके बाद है कौन सी पोएम्स यूज कर रही हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमसली नोन फॉर दैट। ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं एक्सेप्ट योर डोवर बीच, क्योंकि वो एक लिरिक पोएम है। इस वर्क से आपके सेट में भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। मूविंग ऑन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एंड आई होप इन 20 क्वेश्चंस से एक गुड सेट ऑफ आइडिया आपको मिला हो। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड व्हाट डू यू वांट नेक्स्ट। ये MSQs ही करने हैं या मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लेकर आ सकते हैं, आप वो मुझे बता सकते हो, एंड आई विल क्रिएट अ सेशन ऑन दैट। इसी के साथ साथ इसका होमवर्क आप जरूर करेंगे, जो भी आपका स्कोर रहा है वो भी आप मुझे बताने वाले हैं, एंड यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच सेशंस। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। AP अपडेट्स मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, और आपके लिए जो भी PhD एप्लीकेशंस अभी आउट हो रखे हैं वो फॉर्म्स भी मैं आपके लिए यहाँ शेयर कर रही हूँ। पेपर 1 सेशन में भी ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू स्टे रेगुलर एंड कंसिस्टेंट, कि सेट पेपर्स मैं यहाँ टारगेट करूँ, सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो आप इन्हीं सारे सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गिव इट अ शॉट, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। विल सी यू अनदर डे विद येट अनदर सेशन।